तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहता है शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल। अगर मुझे कोलिनियर और पैरेलल किसी वेक्टर को दिखाना है तो मेरे को यह पता होना चाहिए मेरे पास कंडीशन क्या है। अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम्स आ जाए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, 1/10 टाइम्स आ जाए, और लैम्डा क्या हो सकता है, वेयर लैम्डा इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सारी बात ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस कंडीशन का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी याद रखना है आपने बात को, या पैरेललिज्म। ठीक है, हम एक ही बात करेंगे, कोलिनियरिटी और पैरेलल एक ही बात है यहां पर वेक्टर के अंदर, क्योंकि दोनों पर सेम रूल, दोनों के रूल्स जो है बिल्कुल सेम बैठते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है। मुझे दिखता है बी वेक्टर समहाउ इससे बड़ा है, तो मैं पहले बी वेक्टर को लिखता हूं यहां पे, -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। मुझे दिखता है यहां से 2 कॉमन, तो अगर मैं यहां से -2 कॉमन लूं तो यहां पर क्या बचेगा, अंदर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सर ये वेक्टर कुछ और नहीं है, इट इज द गिवन ए वेक्टर। तो यस, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो आप लिख देंगे हेंस बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल और कोलिनियर। क्लियर है ये बात, आप याद रखेंगे किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए आगे बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। अगर बेटा दो वेक्टर्स को इक्वल प्रूव करना है, या अगर दो वेक्टर्स इक्वल प्रूव नहीं करना, दो वेक्टर्स इक्वल है, मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई की। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है ना। अगर दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये इक्वल तब होंगे जब इनकी डायरेक्शन सेम हो और जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही इसका हो, है ना। ऐसा नहीं कि ये और एक ये। सर देखिए डायरेक्शन तो सेम है, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं, तो ये इक्वल नहीं कहलाएंगे। इक्वल होने के लिए अगर ये 3i + 4j है तो इसको भी 3i + 4j ही होना है। ये बात समझने की है, ये 3i + 4j है तो ये भी यही होना पड़ेगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये दो इक्वल हैं तो अगर इसको 2 और 3 एक्स वाई की जगह पर क्या आना चाहिए सर, यही नंबर्स। तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन द कंपोनेंट्स ऑफ corresponding i's are also equal, मतलब therefore we can say x is equal to 2 and y is equal to 3। ये होना पड़ेगा तभी वो दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। क्लियर है, लिख ले। से बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहता है शो दैट द वेक्टर्स दिस i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब कितना, एंगल, है ना। इंक्लिनेशन हम पढ़ते थे ना क्लास 11th में, स्लोप कितना इंक्लिनेशन है, कितना एंगल, टू ox, oy एंड oz एक्सिस। मतलब क्या है कि शो करना है, जो वेक्टर है ना, ये इस वेक्टर पे कुछ नहीं दिया तो लेट कर लेते हैं, ये हमारा जनरल वेक्टर है आर वेक्टर, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट, इज इक्वली इंक्लाइंड। ये जो वेक्टर बनेगा ना, ये जो वेक्टर बनेगा वो ox, oy और oz एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड होगा, मतलब एंगल बराबर बना रहा होगा। मेरा क्या पर्पस है सॉल्व करने का, देखिए बात समझने की कोशिश करें। अगर मेरा ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, और देखो ox, oy और oz की जब जब बात होती है तो o पॉइंट तो मेरा ये होता है, ये x है, ये y है, और जो z एक्सिस होता है हम उसको इस तरह से लेते हैं। मैं अभी 3D पर ज्यादा आ नहीं रहा, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें 3D डायग्राम पर अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि विदाउट 3D भी हम वेक्टर्स को कर सकते हैं इजीली। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं ox, oy और oz की, तो इस बात का मतलब यही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सर वैसे भी देखने से पता लग रहा है कि ये i + j + k, तो तीनों ही पॉजिटिव हैं। तीनों पॉजिटिव होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। एक बात, ठीक है। तो मुझे जो प्रूव करना है ना, ये करना है कि ये जो वेक्टर है, ये जो डायरेक्टेड लाइन बनी हुई है, ये जो डायरेक्टेड लाइन बनी हुई है वो इक्वल एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी और जेड एक्सिस से भी। क्लियर है, तो मुझे अल्टीमेटली अल्फा, बीटा और गामा को इक्वल प्रूव करना है। बेसिकली फंडा ये है, एंगल इक्वल आएगा। अल्फा एंगल किसके साथ बनता है, एक्स एक्सिस के साथ, बीटा किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, और गामा किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। क्लियर है बात। तो बात समझने की है
कि सर ये जो आर वेक्टर दिया हुआ है ये तो सर मुझे डायरेक्शन रेशियोज देगा, जनरल वेक्टर है, और मेरे को एंगल्स में लेके आना है, तो एंगल लाने के लिए तो सर मेरे को कोसाइन पर काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोस लेके आना चाहिए, और कोस का मतलब है मुझे LMN चाहिए, और LMN कैसे आएंगे जब मैं क्या निकालूंगा सर, जब मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा, तो जनरल वेक्टर से तो काम ही नहीं हो सकता ना, मैं जनरल वेक्टर से डायरेक्ट एंगल्स पर काम नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको जब मैंने डिराइव कराया था आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर तभी बताई थी। तो जब हमारे पास एंगल्स पे बात करेगा ना तो मेरा ध्यान किस पर जाएगा, यूनिट वेक्टर पे, क्योंकि कॉस अल्फा LMN वगैरह निकाल के ही मैं उसको रिलेट कर सकता हूं एंगल से। क्लियर है? तो देखिए क्या करें हम, सबसे पहले सर हम है ना फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर। तो आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, है ना। तो आर वेक्टर मेरे पास कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए रूट आई कैप का कंपोनेंट 1 उसका स्क्वायर, फिर 1 उसका स्क्वायर, फिर 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1 2 3, तो 1 ओवर अंडर रूट 3 आई कैप, 1 ओवर अंडर रूट 3 जे कैप, और 1 ओवर अंडर रूट 3 के कैप ये मेरे पास आ गया आर कैप। क्लियर है? तो देखिए यही तो L, ये M, ये N, तो देखो सर L जो है वही M है और वही N है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, बिकॉज L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, किसके इक्वल है सर, 1 ओवर रूट 3 के। क्लियर है बात आपको? तो सर L कौन होता है, कॉस अल्फा, M कौन होता है, कॉस बीटा, और N कौन होता है सर, कॉस गामा। तो इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ, अगर ये तीनों के कोसाइन इक्वल हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। सर ये कैसे लिख दिया आपने, क्लास 11 में तो हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था, अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, अगर ये दो इक्वल हैं तो इसका तो सर जनरल सॉल्यूशन बनता है। लेकिन वो तब बनता है जब हम अलग अलग क्वाड्रेंट देखते हैं। यहाँ किसकी बात कर रहा है सर, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर यही रिजल्ट होंगे ना, अल्फा बीटा और गामा तीनों के इक्वल ही तो होंगे बेटा। ये थोड़ी होगा कि अल्फा सर एक और सॉल्यूशन आएगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ यही रिजल्ट आएगा। क्लियर है बात आपको, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर पर। बेटा ऑपरेशंस का मतलब मैथमेटिक्स में आपको मालूम ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। बेटा देखो सबसे पहले हम एडिशन पर ही बात करेंगे, क्योंकि अगर एडिशन समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा। ऑल्दो अगर मैं बात करूं ना अलजेब्रिकली कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं आपको ग्राफिकली भी बता देना चाहता हूं हम करेंगे कैसे। देखो एक मैंने लिखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन दो तरह से किया जा सकता है, एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसी तरह से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देखिए मेरी बात सुने, लेट करा मैंने, अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, मेरे को वेक्टर एडिशन करना है तो मेरे को कम से कम दो वेक्टर तो चाहिए ही ना। अगर मैं वेक्टर दिखाना चाहता हूं तो सर मैंने ये दो वेक्टर लिए, ठीक है। अब देखो इन दो को ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वेक्टर ये है, मान लो ये वेक्टर बन गया 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर इस दिशा में बन गया मान लो, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर जो है मेरे को अगर इसके साथ जोड़ना है तो या तो मैं इसके टेल से जोड़ सकता हूं, है ना। ये अगर मेरे पास मान लो मैंने पहले ए वेक्टर लिखा, तो जो दूसरा वेक्टर है या तो मैं उसको उस टेल से जोड़ सकता हूं, या फिर मैं ऐसे ना करके मैं उसके हेड से जोड़ सकता हूं। भाई यही तो दो तरीके हो सकते हैं। अगर मुझे जोड़ना है, ऐड करना है, तो या तो मैं इस वेक्टर की टेल से उसको जोड़ दूं, या मैं इस वेक्टर की उसके हेड से उसको जोड़ दूं। क्लियर है बात? ये दो केस हो सकते हैं कि या तो मैं उसको को इनिशियल बना दूं, या उसको हेड टेल वेक्टर, मतलब हेड और इसकी टेल, इसके हेड से मैं दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ दूं, या एक को मैं को इनिशियल बना दूं और दूसरे को इनिशियल ना बनाऊं। तो अगर मैं, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं एक वेक्टर पहले को इनिशियल लेता हूं, क्या कहता है, ए वेक्टर मेरे पास 2i प्लस 3j है, हालांकि मैं इसको जनरल वेक्टर में कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान ड्रॉ करना कहां है सर, पोजीशन पर। और मैंने आपको बताया था वेक्टर चाहे मैं इधर ड्रॉ करूं, चाहे इधर करूं, चाहे इधर करूं, वो डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैं कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता हूं। तो मैं इस वेक्टर को कहां पर लाता हूं, पोजीशन पर लेके आता हूं, जिसको मैं ओ बोल रहा हूं। तो देखिए मेरे को कितना आई चलाना है, 2i, तो सर एक और एक 2i और 3j, 1 2 3, तो मेरे पास यहां आएगा और मैं इस वेक्टर को ऐसे मिला देता हूं। यहां पर मान के चले मेरा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है।
ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बी वेक्टर को भी इसके साथ जोड़ता हूं, अब बी वेक्टर कितना चलाना है 3i, तो 1 2 3, 3i 1 और 1 2, तो सर 2j मेरे पास यहां पर आएगा। ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहला केस क्या लिया, जब मैं दोनों वेक्टर की जो टेल है वो मिला दूं, मतलब कोई इनिशियल वेक्टर्स कर दूं, तो मैंने किया। मैं इसको यहां से क्यों नहीं लेके गया, मैं यहां से लेके जाता तो फिर अलग केस बनता। क्लियर है बात। अगर मैं दूसरे तरह से चलूं, अगर मैं पहले बना दूं 3i प्लस 2j, यहां पर देखते हैं 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j मतलब ये वाला वेक्टर, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है, ओ चलो बी से स्टार्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है सर, बी से देख लेते हैं, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, ठीक है। अब मेरे को कौन सा बनाना है, ए वेक्टर, तो इस बार मैं यहां से उसकी टेल नहीं को इनिशियल ले लूंगा, हेड से बनाऊंगा। मेरे को ऐड करने हैं, कितना ऐड करना है, 2 बार तो आई और 3j। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 2 तो आई चलूंगा, 1 और 1 2 आए, तो 2i में यहां पर आ गया, और 3j, यहां से 3j ऊपर 1 2 3, तो मैं कहां लेके जाऊंगा इस वेक्टर को उठा के यहां पर, ठीक है। 2i चलूंगा मैं यहां से, और 3j, तो मैं a यहां पर आऊंगा। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप। चेक करो आप अच्छे से, क्लियर है बात। एक केस क्या हो सकता है, मैं इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ूं लेकिन इनिशियल को इनिशियल हो, दोनों की टेल मैच हो रही हो, मिल रही हो। एक ये हो सकता है कि मैं एक वेक्टर को तो ऐसे बना दूं और दूसरे वेक्टर को जो इसके साथ ऐड करूं ना, जोड़ू ना मैं, उसकी उस दूसरे वाले वेक्टर की जो टेल है पहले वाले वेक्टर के हेड पर रख दो, हेड टेल वेक्टर बना दो। क्लियर है बात। यही दो केस हो सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इनका रिजल्टेंट बनेगा ना, लो क्या कहता है, जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा सर ये 5,5 ए, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा 5i कैप प्लस 5j कैप। सर कैसे पहुंचे आप, इनके आई के कंपोनेंट्स को ऐड करो, 2 और 3 5i कैप, 3 और 2 5j कैप। क्लियर है। ये रिजल्टेंट बन के आएगा, रिजल्टेंट, जिसको हम आर वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे जनरल वेक्टर। क्लियर है। तो सर देखो ध्यान से समझना, तो सर अगर मैं इस हेड से यहां तक पहुंचना चाहूं, 1 मिनट के लिए मैं इस वेक्टर को बनाना चाहूं, मैं अगर ये वेक्टर ढूंढना चाहूं तो मैं कैसे जा सकता हूं, इसके यहां से यहां पहुंचने के 2 मेथड है, या तो मैं पहले आई चलूं फिर जे चलूं, या पहले जे चलूं फिर आई चलूं, है ना। देखो पहले मैं यहां से आई चलता हूं, 1 और 1 2, तो मैं आई चलूंगा, और जे कितने चलूंगा, 1 2 और 1 3, तो मैं इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर है। सेम वे सर अगर मैं यहां से यहां पहुंचना चाहूं, यहां से यहां पहुंचना चाहूं, तो इस पर भी 2 मेथड है, या तो मैं यहां से पहले आई चलूं फिर जे चलूं, या पहले जे चल पड़ते हैं फिर आई चले जाएंगे। तो जे चलने के लिए 1 और 1 2, तो सर 2 तो जे चलने पड़ेंगे, और आई कितने चलने पड़ेंगे, देखो यहां पर 1 2 और 1 3, तो सर 3 हमें आई चलना पड़ेगा। तो सर ध्यान से देखता हूं ना, तो ये पता लगा ये 2i प्लस 3j, तो सर यही वाला वेक्टर है, मतलब ये तो ए वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है सर, ये तो बी वेक्टर है। चेक करो, क्लियर है बात। और सर ये जो एक शेप बन रही है, ये 4 साइड वाला कुछ बन रहा है ना, 4 साइड है ना हमारे पास, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना सर इसमें। और क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आमने सामने वाली साइड बराबर हैं, ये वाली और ये वाली बराबर हैं। तो ये केस किस में होता है सर, आमने सामने वाली साइड तो बराबर होती है, तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, या तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। लेकिन सर ये रेक्टेंगल का तो केस नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ये है क्या, पैरेललोग्राम। तो दैट इज द रीजन इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है ये बात आपको। तो आप इसको जो आप ये समझे बेसिकली कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं और मैं अगर उन दोनों वेक्टर से कोई इनिशियल वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो जो एडिशन होके मिलेगा ना, जो मेरे को एडिशन होके मिलेगा, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट इज नथिंग बट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये बात समझने की है, ये मिलेगा। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अगर 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाए और दैट टू दे आर को इनिशियल, देन द रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर है ये बात, आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात और समझते हैं, अगर सर इस बार मैं को इनिशियल ना करके एक वेक्टर को पूरा बनाऊं और दूसरे वेक्टर को उसके हेड से स्टार्ट कर दूं पिछले वाले के, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, चेक करें सर, मैं अगर इसकी बात करता हूं, देखो ध्यान से,
मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो मुझे मिला क्या भाई, मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, अल्टीमेटली मैं पोजीशन से कहां पहुंचा, वहां पहुंचा। तो ये वेक्टर ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 और 1 5, चेक करो 5i में चला सर, है ना, प्लस 1 2 3 4 5 मैं कितना चल रहा हूं 5j कैप। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चेक करो आप, ये रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब क्या हुआ फिर से, अगर मैं दो वेक्टर्स को कोई इनिशियल वेक्टर लेके चलता हूं तो जो रिजल्टेंट मुझे मिलता है दैट इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। यहां पर को इनिशियल वेक्टर्स की एडिशन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हेड टेल वेक्टर्स, मतलब एक वेक्टर पूरा बनाने के बाद दूसरा वेक्टर उसके हेड से स्टार्ट होता है, मतलब टेल टच करती है, तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलता है वो मुझे ट्राइंगल की थर्ड साइड मिलती है, ट्राइंगल की थर्ड साइड। क्लियर है ये बात आपको? लेकिन सर ये तो बेसिकली ग्राफिकली बात हो गई, और वैसे देखा जाए ना बेटा ये सारी बात मैंने आपको बता दी, बट इट इज ऑल अबाउट फिजिक्स पार्ट, क्योंकि ये इतना हमें नहीं करना। हमारे को तो कहेगा इन दोनों को ऐड कर दो, तो हमें तो पता है सर आई के साथ ऐड करना है 2 को इसके साथ, तो वही तो कर रहे हैं अभी भी। 3 और 2 5 ही तो आ रहा है, 2 और 3 5, या आप ऐसे ऐड कर लो या फिर आप ऐसे ऐड करो 3 और 2 सर 5i कैप, 2 और 3 5j कैप। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे मालूम है कुछ एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किस तरह से काम करते हैं। क्लियर है बात? तो अब आपको मैं ना बिल्कुल जेनरिक बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर मेरे पास है ये, अगर उनके को इनिशियल्स टच हो रहे हैं तो जो मुझे थर्ड, जो इन दोनों के एडिशन से, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो जो मुझे थर्ड वेक्टर मिलेगा वो रिजल्टेंट तो होगा, वो ये होगा, रिजल्टेंट तो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कौन होगा, डायगोनल होगा, और ये साइड और ये साइड, ये ए वेक्टर होगी और ये वाली साइड बी वेक्टर होगी। क्लियर है? लेकिन अगर मैं कोई भी वेक्टर, मैंने वेक्टर लिया ए वेक्टर ये, और बी वेक्टर मैंने लिया ये, है ना, ए वेक्टर मेरे पास यहां पर खत्म हो रहा है, तो इसके हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? हालांकि थ्योरम ऐसे भी कहती है कि भाई अगर दो साइड्स को टेकन इन द सेम डायरेक्शन, देखो पहले मैं इस डायरेक्शन में गया और फिर इस डायरेक्शन में गया, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं ना तो आई विल गेट द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना, टेकन इन द रिवर्स डायरेक्शन। चेक करो ये उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मैं दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ऐड करता हूं तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिवर्स होगा, या फिर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, वो थर्ड साइड होगी मेरी किसकी, ट्राइंगल की। क्लियर है बात आपको अच्छे से? तो अब आप इनको लिख लें और फिर हम अपने अलजेब्रा पे आते हैं कि किस तरह ऐड किया जाता है। अच्छा सर सब्सट्रैक्शन पर भी और बता दो सर, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सब्सट्रैक्शन पर भी इसी तरह होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मान लीजिए मैं पहले ट्राइंगुलर लॉ की बात करता हूं, तो मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, और अब की बार मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, ये हो गया मेरे पास नेगेटिव बी वेक्टर। क्लियर है सर? ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर यहां पर गया और ये नीचे आ रहा है, तो इसको नेगेटिव लूंगा मैं, नेगेटिव बी वेक्टर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड वेक्टर बनाता हूं तो जो थर्ड वेक्टर होगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी, लेकिन ये कौन से ऑर्डर में है, ये इस ऑर्डर में है, जो तीसरी साइड होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी, मतलब वो वेक्टर कुछ इस तरह का बनेगा, तो ये वेक्टर एडिशन कहलाएगा। तो ए वेक्टर प्लस दिस, तो नेगेटिव बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें कि सर पैरेललोग्राम लो भी, तो पैरेललोग्राम में भी इसी तरह होगा बेटा। देखो अगर मान लो मैंने एक वेक्टर ले लिया इस तरफ ए वेक्टर, ठीक है, और मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया नीचे की तरफ नेगेटिव बी वेक्टर। क्लियर है? तो जो इन दोनों का समेशन, क्योंकि ये कोइनिशियल वेक्टर है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे को ये मिलेगा ना, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस दिस प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और यहां से यहां तक और फिर यहां से ऐसे हम जाएंगे। ये नेगेटिव बी है तो ये भी नेगेटिव बी वेक्टर, और ये ए है तो ये भी ए वेक्टर होगा। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर है ये बात? तो आप इनको समझ गए होंगे आई होप।
और ज्यादा हमें करना नहीं है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, अपने को तो सिंपल एडिशन करनी है। तो इस पर हम ज्यादा समय ना लगाते हुए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन पर। बेहतरीन क्वेश्चन है और एडिशन पर बेस्ड है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। पहले ये वेक्टर निकालना है और इसकी डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर मेरे पास क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, प्लस बी वेक्टर मेरे पास क्या है सर, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, राइट। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये होगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप प्लस ये क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और सर देखो मुझे तो क्या करना है, एडिशन करना है ना, तो सर मेरे को कुछ नहीं देखना कि ये कोई इनिशियल होगा या हेड टेल वेक्टर होगा, है ना, इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स पार्ट। लेकिन फिर भी मैंने थियरी इसलिए बताई क्योंकि ड्यू टू ओनली एमसीक्यूज 1 मार्कर्स। तो देखिए 2 और 3 सर 5i कैप, रिजल्टेंट यही होंगे 4 और 2 6j कैप, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3k कैप। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर आया है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये मेरे पास एक वेक्टर आ चुका है, कहा था ये वेक्टर निकाल लो, निकाल लिया। अब ये भी कहा है कि फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो सर यूनिट वेक्टर निकालना है तो मेरे को ये वेक्टर लेट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर। एक जनरल वेक्टर आ चुका है, एडिशन करने के बाद मैंने इस वेक्टर का नाम क्या रख दिया, रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकता हूं या फिर आप इसको एक जनरल वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर है, मेरे पास ये आ चुका है। मुझे कहता है इसकी दिशा में, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो सर हम कैसे निकाल सकते हैं, हम तो जानते हैं आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। तो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर सर ये रहा 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब रूट ओवर a स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस नेगेटिव टाइम 3 स्क्वायर। क्लियर है। तो सर अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए आर कैप इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप अपॉन, देखिए 25 और 9 34, 34 और 36 रूट के अंदर आएगा सर 70, रूट 70 है ना। इसके फैक्टर भी नहीं बनेंगे जो रूट से बाहर आ जाए, 725 नहीं सर, सभी के सभी प्राइम नंबर आएंगे, राइट। तो देखिए मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूं, 5 अपॉन अंडर रूट 70i कैप प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 70j कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 70k कैप। क्लियर है आपको ये बात। और एक बात ध्यान से सुनिएगा सर, क्या ये रिजल्ट ठीक है, आप कुछ ना करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, आप चेक कर लेना, यही आएगा। एक बात, दूसरी बात मैं ये और बता दूं आपको, मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, ये एक मेरे पास जनरल वेक्टर है या रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि एडिशन होने के बाद आया, ठीक है। तो जब ये रिजल्टेंट वेक्टर या जनरल वेक्टर है तो इसके जो IJK के कंपोनेंट है मुझे क्या दे रहे हैं, DRs, डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन सर ये एक जनरल वेक्टर नहीं है, ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के जो IJK के कंपोनेंट हैं वो ABC नहीं होते हैं, वो LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और बेटा मैं आपको बार बार ये बात बताता हूं कि ये तो ABC है मतलब DR से, क्योंकि जनरल वेक्टर है, ये LMN है मतलब डायरेक्शन कोसाइन है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको आने वाले कुछ लेक्चर्स में प्लस 3D में तो बहुत अच्छे से पता लग जाएगी कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। मैं बार बार इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। क्लियर है, अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन पर। कहता है शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C विद द पोजीशन वेक्टर्स है ना, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। क्या बोलता है कि जो पॉइंट है ना A, B एंड C विद पोजीशन वेक्टर, हम पोजीशन वेक्टर जानते हैं कि कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो OA वेक्टर किसके इक्वल है, ये वाला वेक्टर A वेक्टर इक्वल टू 4j कैप माइनस 4k कैप। सेम वे जो B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वो दिया हुआ है B वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। इसी तरह से हमारे पास एक वेक्टर और है OC वेक्टर, मीनिंग C वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए क्या है, I 3 5
मतलब आई कैप माइनस 3j कैप नेगेटिव 5k कैप रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। आगे कहता है फॉर्म दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये कॉर्नर बनाता है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो देखिए चेक करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है सर, ये तो वेक्टर की फॉर्म में, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं क्लास 11 10th में भी। अगर बात करें, देखो ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो मैं ये जानता हूं अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर की कोशिश करूं तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये ओ होगा और ये ए होगा। तो सर अगर मैं देखना चाहूं ओ पॉइंट मेरा जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तो 0 0 होंगे, और ए कौन होगा सर, ये तो हमने पढ़ा ही था 3 -4 और -4, वरना x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 यू विल गेट ओ ए वेक्टर। चेक करो आप, है ना। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ मेरे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 -4 -4, इसी तरह से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 - 1 1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 - 3 एंड -5। ये मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी। तो अगर आप याद करो, मैं एक डायग्राम लेट कर रहा हूं, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। तो सर ए बी और सी तीनों कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है। तो अगर मेरे पास इन दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है तो क्या मैं लेंथ नहीं निकाल सकता सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये गिवन है तो मैं इसको भी निकाल सकता हूं, और ये गिवन है तो इसको भी निकाल सकते हैं। तो सर अगर ये तीनों लेंथ मेरे पास आ जाएं, और बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर कर दूं तो यस इट हैज बीन प्रूव्ड। मतलब ये जो तीनों वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। यही तो बात समझ आनी चाहिए। लेकिन सर क्वेश्चन ने ऐसे कहा नहीं है हम इस तरह से यूज करें। क्वेश्चन किस में दिया हुआ है? वेक्टर में। तो इसको वेक्टर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं सेम वे। अब देखिए क्या करेंगे हम, मैं जानता हूं मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो ए बी सी में बनेगा, है ना। बात समझने की है। दोबारा से अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये ए है, ये बी है और ये सी। अभी मेरे को पता नहीं है ए ये भी हो सकता है, बी ये भी हो सकता है, सी ये भी हो सकता है। अभी तो मैंने इसको रफ मान लिया, मेरे को पता नहीं है राइट एंगल एट बी होगा या ए होगा या सी होगा, है ना। लेकिन मैंने कहा एक बात तो पक्का है सर, मेरे को है ना ए बी वेक्टर तो निकालना पड़ेगा ना भाई। ये ए बी वेक्टर होगा, बी सी वेक्टर होगा, या ए सी निकाल लो या सी ए निकाल लो, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड पे काम करना है। तो आप कोई भी वेक्टर निकाल सकते हो। देखो अब ए बी वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझिएगा। ए बी वेक्टर को निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं ए और बी के पॉइंट निकाल लूं। ए के पॉइंट क्या होंगे 3 - 4 -4, और बी के पॉइंट क्या होंगे सर 2 - 1 1, 2 - 1 और 1, है ना। लेकिन सर मेरे पास जब वेक्टर गिवन है तो मैं पॉइंट निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। ए बी वेक्टर में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं पॉइंट से भी निकाल सकता हूं। हमने पढ़ा था ना ए बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, x2 - x1, 2 - 3 -i कैप, -1 + 4 + 3j कैप, 1 + 4 हो जाएगा तो 5k कैप, ये आ जाएगा ना। बात समझे, 2 - 3 -i कैप, -1 माइनस ऑफ -4 प्लस हो जाएगा तो -1 + 4 3, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा फिर से 4, तो 1 और 4 5 आ जाएगा। क्लियर है? नहीं तो सर मैं एक काम ये भी तो कर सकता हूं, मेरे को अगर ए बी वेक्टर निकालना है, अगर मुझे कौन सा वेक्टर निकालना है ए बी वेक्टर, तो मैं इसको पीछे वाले के पोजीशन वेक्टर से आगे वाले का पोजीशन वेक्टर घटा के भी निकाल सकता हूं। चेक करो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पोजीशन वेक्टर दोनों गिवन है, तो मैं क्यों पॉइंट निकालूं। मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, 2 - 3 विल गिव यू -i कैप, दिस -1 माइनस ऑफ माइनस सर प्लस 3j कैप प्लस k और प्लस ये हो जाएगा तो ये हो गया 5k कैप। चेक करो अभी भी यही आ रहा है सर। क्लियर है? अब मैं निकालता हूं बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर फिर से हम निकाल सकते हैं, मेरे पास वेक्टर पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो पीछे वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आगे वाले के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर दो। ओसी वेक्टर ये है 1 माइनस दिस, तो ये आएगा सर -i कैप, -3 प्लस दिस तो हो जाएगा -2j कैप, -2j कैप, माइनस और माइनस ये होगा -6k कैप। क्लियर है? सेम वे मैं कौन सा वेक्टर निकालूं सर, AC भी निकाल सकता हूं या CA भी निकाल सकता हूं इस केस में, क्योंकि यहां पर मुझे मैग्नीट्यूड पे काम करना है। अदरवाइज एक लॉजिक चलता है, हमें निकालना क्या होता है उसको मैं आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। हालांकि इसमें मैं AC वेक्टर निकाल के दिखा रहा हूं, है ना सर। AB निकाल लिया, BC निकाल दिया, CA क्यों निकाल रहे, AC क्यों निकाल रहे, तो मैं ये कह रहा हूं आपको, मैं आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम है, चाहे मैं AC का मैग्नीट्यूड निकालूं चाहे CA का, बात एक ही है, क्योंकि रूट
मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो सर प्लस माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता उसमें, तो चाहे सी ए निकालो चाहे ए सी निकालो। तो देखो यहां पर मैं निकालता हूं ए सी वैक्टर, ओ ए वैक्टर। तो ओ सी वैक्टर सर ये वाला 1 माइनस दिस कितना आएगा, -2 i कैप, -3 और +4 हो जाएगा तो +j कैप, -5 और +4 हो जाएगा तो -k कैप। चेक करें आप अच्छे से, क्लियर है बात अच्छे से। तो अगर मैं अब मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है मेरे पास ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया और ए सी भी आ चुका है। तो सर मैं ये ना इनका क्या निकाल दूं, मैग्नीट्यूड निकालता हूं। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आएगा, 25 और 9 34, 34 और 1 रूट में आएगा 35। इसी तरह से अगर मैं बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल दूं, मेरे को मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ पता करनी है, क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर, 36 और 4 40, 40 और 1 रूट में आएगा बेटा 41। सेम वे अगर मैं ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल दूं तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आएगा √5, है ना। सर मैं एक बात और जानता हूं, मेरे पास लेंथ आ गई ए बी बी सी और ए सी, है ना। मान लो यही है तो ए बी आ गया, बी सी आ गया और ए सी आ गया। मुझे क्या प्रूव करना है, पाइथागोरस कहता है जो भी आया है उसका स्क्वायर, मतलब मेरे को ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, 35। तो इसमें क्या जोड़ूं, 35 4 5 6, ये 6 आएगा भाई, चेक करो। इसमें मैं सर अगर इसका स्क्वायर जोड़ दूं, ए सी वैक्टर का स्क्वायर, तो क्या इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, बिल्कुल आए। सर कैसे सर, ये 35 रूट उसका स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर इक्वल टू √41 होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 35 + 6 इज इक्वल टू 41। तो हैंस प्रूव्ड, तो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर द, क्या है, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है ये बात आपको। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा किस तरह से सर, अगर मैं ट्रायंगल की सोचता हूं तो बनाना कैसे, अगर बनाना चाहें तो देखिए ध्यान से देखना। अगर मैं एक क्वाड्रेंट बना दूं, ठीक है, तो एक पोजीशन वेक्टर मेरे पास 3 है, 1 2 3, ओ ए ओ बी और ओ सी, राइट। और मेरे को ये दिख चुका है कि जो इसमें हाइपोटेन्यूज होने वाला है ना वो बी सी होने वाला है ना। एक बार हम रियल पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं राइट एंगल्ड की बात करूं तो देखो राइट एंगल्ड जो होगा ए बी बी सी और ए सी में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो तो √41 है, मतलब 41 होगी। अगर स्क्वायर कर दूं तो सर 35 या तो ये होगा या ये होगा। तो 35 अगर इसको ले लें, 6 इसको ले लें, या 35 इसको ले लें या 6 इसको ले लें, तो ये तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन 41 तो सबसे बड़ी साइड होगी। तो 41 साइड कौन है, BC, तो ये तो पक्का हो गया सर, ये BC है। तो ये राइट एंगल्ड एट विच ए है, ये तो पक्का है। क्वेश्चन आ सकता है ना कि बताओ, ठीक है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो राइट एंगल्ड एट विच पर्टिकुलर ए, वेदर इट विल बी राइट एंगल्ड एट ए बी और सी, तो आप बताएंगे इट इज एट ए एंगल पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है बात, या ए एंगल हमारा राइट एंगल्ड होगा, ठीक है। अब मेरी बात दोबारा सुने तो इस बात का मतलब ये हुआ सर, एक एंगल तो बन रहा है OB है ना, OB, एक बन रहा है OC, एक क्या बन रहा है सर, OA। तो कहता है ये जो वर्टिसेस है ना, ये वर्टिसेस, इनसे जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इनसे कौन सा ट्राइंगल बनता है सर, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो ध्यान से, इस तरह की बात करता है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है OA, ये पोजीशन वेक्टर है OB, ये पोजीशन वेक्टर है OC, और इस OA वेक्टर का जो इन्होंने नाम दिया है वो दिया है स्मॉल a वेक्टर। इसी तरह से OB को दिया है स्मॉल b और ये दिया है स्मॉल c वेक्टर। क्लियर है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, OA वेक्टर जो है वो ये है, तो ये इस दिशा में जा रहा है, OB वेक्टर ये है तो ये इस डायरेक्शन में है, OC वेक्टर है तो ये इस डायरेक्शन में। चेक करो आप, क्लियर है।
अब देखो क्या है, अगर मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ अगर मैं बाकी सारे ट्राइंगल को छुपा लूं, मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, सिर्फ इस ट्राइंगल की, तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि ओ ए वेक्टर यहां पर जा रहा है, ओ सी इधर जा रहा है, तो आपका जो दूसरा होगा ओ ए से मैं कहां जाऊंगा, ए सी पर जाऊंगा ऐसे। या एक काम करते हैं, ए सी को 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं कि सर आप उधर ही क्यों ले गए। देखो ध्यान से, अगर मैं 1 मिनट के लिए यहां से गया ओ ए, ठीक है, और ये ओ बी जो आ रहा है इस तरफ आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो मेरे पास वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर दूसरे की हेड से स्टार्ट होता है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट इन दोनों का एडिशन, वो थर्ड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होगी या थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी, टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर ये दोनों का ऑर्डर इस तरफ जा रहा है, तो जो थर्ड साइड होगी, वो थर्ड साइड जो होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी। तो अगर मैं इसको ओ ए वेक्टर ले रहा हूं और मैंने पहले ले लिया ए बी, मैंने पहले क्या ले लिया ए बी, तो देखो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल की बात करो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, चेक करो, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो रहा है, ये ओ ए इस डायरेक्शन में है और ए बी इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों सेम है, मतलब एक वेक्टर यहां खत्म हुआ और दूसरा वेक्टर कहां से स्टार्ट कर दिया मैंने, इसकी हेड से, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ए बी वेक्टर तो निकलेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो एक वेक्टर मेरे पास ये है, तो दूसरा वेक्टर मेरा कहां जा रहा है, यहां पर जा रहा है, बी सी हो गया, ओ बी और बी सी, देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओ बी और बी सी, ओ बी और बी सी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ओ सी तो होगा, टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं अब पूरे ट्राइंगल की बात करता हूं, बड़े ट्राइंगल की, ओ बी सी, तो देखो ओ बी पर मैं गया, जा रहे थे ना ओ बी, और मैंने एक एरो इधर लगाया, मैं बी से सी पर गया, ओ बी और बी सी। क्लियर है, ओ बी से बी सी पर अगर मैं गया, तो जो थर्ड साइड, जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ओ सी का जो एरो है वो इस तरफ आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, चेक कर लो आप। क्लियर है, अब बात करते हैं आपके इसकी, देखो ध्यान से, यहां पर भी ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ सी वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर अगर ये है, ओ ए वेक्टर ये है, तो हम ए सी पर जाना चाहें तो हम यही तो ट्राइंगल लेंगे, ए सी, मतलब ओ ए एंड ए सी कंसीडर्ड एज टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देयरफॉर द रिजल्टेंट व्हिच इज ओ सी वेक्टर कंसीडर्ड बी अ थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द रिवर्स ऑर्डर। क्लियर है, तो आप इस तरह से चीजों को पकड़ेंगे कि हम ए सी वेक्टर कब लेंगे या सी ए वेक्टर कब लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी, रीजन क्या है, चाहे आप ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो चाहे सी ए का निकालो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना। ठीक है, बाकी और आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं तब भी बात करूंगा इसी टॉपिक पे, बाकी आप इसको अच्छे से लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज देखते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज 10.2 से, और इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन वंस अगेन। तो देखिए कैसे कहता क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सारी बात छोड़ो, पहले यहां पर देखते हैं। सर मेरे को ये दिखता है कि ये ए बी वेक्टर है ना, ये एरो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट होगा, ये कौन सा वेक्टर है, ए बी। फिर क्या है, बी सी वेक्टर, चेक करो, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर के बाद जो बी सी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो ए बी वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो बी सी वेक्टर की जो टेल है वो ए बी वेक्टर के हेड पर है, राइट। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सर ये तो जो दो लाइनें हमने ली है ना ऐड करने के लिए, तो ये तो वाक्य में ट्रायंगुलर लॉ बनाना ही चाहिए। हम तो जानते हैं कि अगर ए बी वेक्टर पर अगर मैं दूसरा बी सी वेक्टर ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो ए सी वेक्टर होगा, ए सी वेक्टर होगा, ए सी वेक्टर होगा। क्लियर है, ये बात ध्यान से सुनना। ए बी वेक्टर में प्लस बी सी करूंगा तो कौन आएगा, ए सी आएगा। क्यों हो रहा है सर ऐसा, देखो ये मैंने आपको क्या कहा था, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स में या तो मैं दो वेक्टर्स को उनकी टेल पर जोड़ सकता हूं, को इनिशियल्स बना सकता हूं, या मैं एक वेक्टर को बना के उसके हेड से दूसरा वेक्टर बना सकता हूं। तो हमने देखा था ना ग्राफ से, तो पता लगा कि सर जो तीसरा रिजल्ट आ रहा है ना, जब हमने उसको नापा, जब हमने उसको मेजर किया ग्राफ पर, तो पता लगा सर ये जो लेंथ दे रहा है ये तो सर पूरी की पूरी लेंथ जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब क्या, अगर हम ये कहें इफ वी वुड कंसीडर टू वेक्टर्स
if we would consider two vectors as the adjacent side of the triangle taken in the same order, then the resultant will be the third side of the triangle taken in the reverse order. देख लो रिवर्स ऑर्डर में आ रही है, तो दैट इज द रीजन यहां पर AC वेक्टर लिखा जाएगा वेक्टर की सेंस में। हाँ, मैग्नीट्यूड चाहे आप AC का निकालो चाहे CA का निकालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने क्या कहा, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो या CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या देगा, AC वेक्टर की लेंथ, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने AC की जगह CA वेक्टर लिख दिया ना, तब तो सर वो ट्रायंगुलर लॉ को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, इफ वी वुड कंसीडर टू वेक्टर्स एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड या देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में चलेगी वो चीज। क्लियर है बात, आप याद रखेंगे। तो इधर देखिए ध्यान से, अगर मेरे को मालूम है मुझे उस इक्वल टू में जीरो वेक्टर लेना है, तो इसको इधर लाओ, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर। सर ये बात होनी चाहिए। क्लियर है भाई, समझने वाली बात है। सर जीरो क्यों ली, जीरो वेक्टर क्यों लिया, जीरो क्यों नहीं, आप समझे। जब मैं दो इंटीजर्स को ऐड करता हूं तो मुझे इंटीजर मिलता है, दो नंबर्स को ऐड करता हूं तो तीसरा नंबर मिल जाता है। तो मैं अगर दो वेक्टर्स को या दो तीन वेक्टर को ऐड या माइनस करूंगा तो मुझे एक अलग वेक्टर ही तो मिलेगा। तो इक्वल टू में जीरो नहीं वेक्टर मिलेगा। ये बात समझने की है। क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात दोबारा सुनिएगा, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां से देखता हूं तो सर ये वाली कंडीशन किसी पे आ रही है, हाँ, तो चलो ये तो ट्रू हो गया सर। क्लियर है। और मैं एक बात जानता हूं, अगर मैं कोई भी वेक्टर लिख दूं, AB वेक्टर किसके इक्वल होगा सर, उसके नेगेटिव टाइम के इक्वल होगा। अगर मैं घुमा दूं तो उसको चेक करो, ये बात हमने पढ़ी थी नेगेटिव वेक्टर में। AB वेक्टर जितना भी बड़ा है, जितने भी मैग्नीट्यूड का है, अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें सेम मैग्नीट्यूड से तो इक्वल हो जाएंगे, उसके नेगेटिव टाइम इक्वल होगा। अपोजिट है ना, क्योंकि ये AB वेक्टर मान लो 5 यूनिट का है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 5, भाई अगर ये 5 यूनिट है तो ये क्या होगा, नेगेटिव 5 है ना। ये BA वेक्टर क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगा, तो अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो देखिए ध्यान से समझना। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं CA वेक्टर, तो AC वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, इसी कंडीशन के अनुसार AC वेक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम CA वेक्टर। तो AC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव CA, तो प्लस CA वेक्टर यहां पर आ जाएगा इक्वल टू जीरो वेक्टर, और ये एज इट इज। तो सर ये भी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है। अब सर ये कंडीशन गलत है, क्यों है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव CA नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो सर ये तो कंडीशन बिल्कुल गलत है। और सर ये हो सकता है, क्योंकि मैं BC की जगह पर नेगेटिव टाइम CB लिख सकता हूं, तो ये भी आ सकता है ना। BC की जगह पर मैं नेगेटिव टाइम क्या लिख सकता हूं, CB वेक्टर, और AB को मैं एज इट इज रहने देता हूं। तो सर ये भी क्वांटिटी ठीक है। क्लियर है आपको ये बात अच्छे से। अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला पर। बेटा सेक्शन फॉर्मूला वैसे हमें वेक्टर्स में पढ़ना है, लेकिन एक बार है ना रिवाइज कर लेते हैं। हमने 10th 11th में जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने 3 तरह के सेक्शन फॉर्मूला पढ़े। नंबर 1 इंटरनल डिवाइड, एक्सटर्नली डिवाइड और मिड पॉइंट, है ना। सर अगर इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं तो मतलब कि एक पॉइंट Q है ना, इस PR लाइन सेगमेंट को M/N में डिवाइड करता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही रहती है, जो आप PQ डिवाइड बाय QR, ये जो रिलेशन है ना PQ और QR में, ये हमेशा M/N में ही डिवाइड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात हमेशा गिवन रहेगी। ये बात आपको समझनी है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इज डिवाइड बाय दिस पॉइंट Q इन द रेशियो M/N। तो हम जानते हैं कि Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते थे ना, अगर ये इंटरनल डिवाइड है तो हम कैसे निकालते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन रेशियोज का सम, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, हम ऐसे निकालते थे। और अगर 3D पे बात करेंगे तो एक पॉइंट और यहां पर भी आ जाएगा, यहां भी आएगा, तो mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n। क्लियर है। 2D से हम 3D पर आराम से आ सकते हैं। आपने क्लास 11 में 3D पर भी काम किया हुआ है, उसमें सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्लियर है। अच्छा सर इंटरनली डिवाइड तो ठीक है, अगर यही केस, अच्छा चलो पहले इसको इस पर आते हैं। दूसरा केस इसको लेते हैं मिड पॉइंट को। अगर सर ये जो पॉइंट है ना Q, अगर ये जो पॉइंट है Q, अभी भी रेशियो मेरे पास क्या है, PQ डिवाइड बाय QR, जो डिवाइड करता है पूरी लाइन सेगमेंट PR को M/N में करता है। लेकिन जो केस बन गया ना भाई अब की बार, वो बन रहा है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है जो Q है ना,
ये अगर ये m है और ये अगर n है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये m और n अलग अलग नहीं है, सेम है ना। ये बात तो समझने की है कि सर ये इस बार ये mn नहीं है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, अगर ये हिस्सा 3 है तो ये भी 3 है, तो हम इसको रेशियोज को कट करके 1:1 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज मिड पॉइंट केस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। क्लियर है। अब आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए mx2, अगर मैं q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर से ढूंढता हूं, mx2 मतलब 1 into x2 प्लस 1 into x1 मतलब x1 अपॉन में 1 + 1 2। सेम वे 1 into y2 प्लस 1 into y1 अपॉन 1 + 1 2। तो सर ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, मिड पॉइंट आ रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। बेटा देखो एक्सटर्नल डिवीजन बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि सर एक्सटर्नली डिवाइड करता है कोई पॉइंट। देखो ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है PR, इसको एक पॉइंट है PQ, Q पॉइंट इसको ब्रेक, इसको यानी कि डिवाइड करता है इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, सर अगेन m/n में। वही चीज चलेगी m/n, m/n और m/n। क्लियर है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये चीज कांस्टेंट है, ये बात आपको याद रखना, हर बार यही रखना है आपने। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे कि सर कोई भी पॉइंट बाहर से डिवाइड कैसे कर सकता है, इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकता, डिवाइड कर सकता है। इंटरसेक्ट इंटरनली किए जा सकते हैं बट एक्सटर्नली कुछ भी इंटरसेक्ट, मैंने कहा ये इतनी बड़ी लाइन है, इंटरसेक्ट करना है तो इंटरसेक्ट तो सर बाहर से कैसे हुआ, बट यस वी कैन डिवाइड इट। कैसे सर, देखो अगर मेरे पास ये PR लाइन है तो मैं पहले जाऊंगा जहां पर मैंने पॉइंट रखा Q, तो इस पूरे पॉइंट का रेशियो लूंगा मैं इस छोटे के साथ। मतलब मैंने क्या कहा, मैं डिवाइड कर रहा हूं ये जो पॉइंट है इस लाइन को पहले मैं पूरा लूंगा। देखिए अगर मेरे पास ये लाइन है P और फिर है R, तो सर ये लाइन है, इसको डिवाइड कराना है। आपने कहा इंटरनली तो ऐसे हो गया, एक्सटर्नली कराना है तो मैं यहां तक गया, है ना, मान लो एक्सटर्नल मैंने यहां तक ले लिया। क्लियर है। अब जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं यहां से लेके यहां तक जा रहा हूं, पहले यहां से यहां तक, और डिवाइड बाय दिस, तो मैं इस तरह से डिवीजन कर रहा हूं, इनका इंटरसेक्शन नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे फिर से, और ये बात आपने खैर 11th 10th में भी पढ़ी हुई है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन में m-n, राइट। सेम वे my2 माइनस ny1 अपॉन में m-n। ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट विच इज Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अगर एक और चाहिए 3D पर है तो mz2 माइनस nz1 ओवर m-n, वो भी होगा। ठीक है सर। एक ये भी तो हो सकता था, अगर यही पॉइंट PR है, ये एक लेंथ है PR, इसके पॉइंट वही है x1 y1 और ये आपने कहा x2 y2, आपने Q पॉइंट इधर ले दिया, ये Q पॉइंट इधर भी तो आ सकता था। लो ये Q पॉइंट हम इधर कर देते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट वही होंगे। देखो कैसे सर, मेरे को क्या लेना है, PQ और QR का रेशियो। PQ क्या है, ये वाली लेंथ M, और इस बार QR लेंथ होगी बड़ी N। चेक करो आप अच्छे से। क्लियर है। तो देखो अभी भी मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला वही रहेगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m-n। सेम वे जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो my2 माइनस ny1 अपॉन में m-n, यही होगा। सर मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, m में से n जब आप माइनस करोगे ना, m में से n जब आप यहां पर माइनस करोगे तो m बड़ा है n छोटा है, तो यहां पर तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी पॉजिटिव ही आने के चांसेस है ना, डिपेंडिंग अपॉन x1 x2, लेकिन नीचे तो पक्का हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। क्लियर है। अब इधर देखो सर, m में से n अगर आपने माइनस किया ना तो नेगेटिव आएगी, है ना, वो नेगेटिव ऊपर भी आएगा, क्योंकि m छोटा होगा n बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव का इंपैक्ट ऊपर भी आएगा। और आप जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात आप लोगों को। तो चाहे इधर से एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, चाहे उधर से हो रहा है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिमेन सेम ही रहेंगे। क्लियर है। लिख ले अब आप इसको। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड ऑन वेक्टर्स। तो देखिए बोलता क्या है, अगर मेरे पास एक PQ वेक्टर गिवन है, ठीक है, PQ वेक्टर गिवन होने का मतलब है या तो इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, भाई बात समझे, या तो इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और इसका x2 y2, या क्या कहेगा P और Q पोजीशन वेक्टर गिवन है ना। अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेगा तो मैं ऐसे क्वाड्रेंट ड्रॉ करूंगा इधर। क्लियर है। और मैं एक वेक्टर बनाऊंगा P तक और एक वेक्टर हमारा होगा Q तक। बात समझे। या तो ये कहेगा कि भाई ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है
है ना। पी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट बन गए तो उससे एसोसिएटेड एक पोजीशन वेक्टर पक्का होगा, तो मैं ओपी वेक्टर बना सकता हूं, क्योंकि ये ओ लिया है मैंने, ये पी लिया है, तो मैं ओपी वेक्टर निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे देखना सर, x1 माइनस 0, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, अगर z एक्सिस भी इंक्लूड करना है तो। सेम वे क्या मैं क्यू पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो, x2 माइनस 0, तो सर हम तो टर्मिनल पॉइंट को पकड़ के ही लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो मैं ये वेक्टर निकाल सकता हूं। बात समझे? या तो डायरेक्ट देगा कि OQ वेक्टर इज दिस, है ना, या तो डायरेक्ट देगा कि OP वेक्टर इज दिस, वरना क्या कहेगा P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, तो कोई बात नहीं, उससे एसोसिएटेड एक पोजीशन वेक्टर हम आराम से लिख सकते हैं, वो हमने लिखा है लास्ट क्लासेस में भी। क्लियर है ये बात आपको? तो बोलेगा क्या कि इस पूरे वेक्टर को, इस PQ वेक्टर को एक R पॉइंट है ना डिवाइड करता है, R पॉइंट डिवाइड करता है, तो ये जो OR वेक्टर है ना, OR वेक्टर बताओ क्या होगा? OR वेक्टर के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या OR वेक्टर निकाल के लाना है, इधर वे। और ये डिवाइड किस रेशियो में करता है? MN में। तो देखो करने का मेथड वही होगा बेटा, फिर से आप ध्यान से देखेंगे, मुझे क्या निकालना है? OR वेक्टर निकालना है ना, OR वेक्टर है ना। OR वेक्टर में कैसे निकालूंगा सर? देखिए M, अभी भी मैंने रेशियो क्या लिया? PR अपॉन QR इज M रेशियो N, राइट। तो M को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे? OQ वेक्टर से, MOQ वेक्टर है ना। M को हम वहां मल्टीप्लाई कराएं या इससे कराएं, एक ही तो बात है, प्लस N टाइम्स OP वेक्टर, N टाइम्स OP वेक्टर अपॉन M प्लस N, बस दैट्स इट। क्लियर है बात आप लोगों को? और सर इसका एक स्पेशल केस क्या है? अगर मैं कहूं मिड पॉइंट डिवीजन है, मिड पॉइंट डिवीजन, अगेन मैंने लिखा है एक PQ वेक्टर, PQ वेक्टर, और एक काम और करते हैं हम, इसको थोड़ा सा इधर से लेते हैं। क्लियर है? पहले मैंने OP वेक्टर ड्रॉ किया, फिर मैंने किया OQ वेक्टर ड्रॉ। क्लियर है ये बात आपको? अब फिर से मुझे बोलता है कि OR वेक्टर निकालो, और वो जो R है ना, वो R इज द मिड पॉइंट। ये केस किसका ले रहा हूं मैं? मिड पॉइंट का, की बार मिड पॉइंट केस। तो R अगर ये होगा तो मतलब ये 1 और ये 1, तो सर अगर मेरे पास ये पॉइंट गिवन है तो क्या मैं इससे एसोसिएटेड पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, OP वेक्टर OQ वेक्टर। तो सर इट इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ द इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन पर हम क्या करते हैं? 1 इंटू दिस। तो मैं OR वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं सर? 1 इंटू दिस मतलब OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू दिस OP वेक्टर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट्स इट। क्लियर है? अच्छा एक बात और कर लेते हैं, एक्सटर्नली डिवाइड, एक्सटर्नली डिवीजन या डिवाइड। तो सर देखिए ध्यान से देखना बेटा, इस बार भी मान लो फिर से मैंने लिया, एक मेरे पास लेंथ है PQ, राइट, ये वेक्टर है मेरे पास PQ। तो सर इससे एसोसिएटेड मैं क्या लिख सकता हूं? पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं। क्लियर है बात आपको? देखो ध्यान से, मैं इसको P बोल रहा हूं, ये पॉइंट मेरा P है बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये OP वेक्टर हो गया सर, और ये कौन सा वेक्टर हो गया? OQ वेक्टर। क्लियर है? अब क्या कहता है? एक R पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो R पॉइंट को हम यहां ले लें, तो सर इससे एसोसिएटेड भी मैं क्या लिख सकता हूं? इससे एसोसिएटेड हम क्या लिख सकते हैं? एक इससे एसोसिएटेड हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, फिर से है ना। तो बोलता है ये R वेक्टर OR वेक्टर मेरा क्या होगा? या R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, इधर वे, या तो OR वेक्टर बता दो या R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। तो सर ये तो हम कर चुके हैं, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब OR वेक्टर, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड है और किस रेशियो में? M/N, फिर से है ना। और देखो M क्या होगा इस बार, देखिए ध्यान से, PQ, देखो यहां पर क्या है? PR डिवाइड बाय QR, जो मेरे पास चल रहा है PR बाय QR, वो है M/N। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये M में डिवाइड करेगा और ये हिस्सा N में डिवाइड करेगा। यही बात आपने बार बार समझनी है। तो हम क्या करेंगे सर? N टाइम्स दिस या M टाइम्स दिस, M टाइम्स OQ वेक्टर, M टाइम्स OQ वेक्टर माइनस लेते हैं ना, N टाइम्स OP वेक्टर, OP वेक्टर डिवाइड बाय M माइनस N। ये मेरे पास एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ वेक्टर होगा। क्लियर है बात आप लोगों को अच्छे से? अब आप इसको लिख लो और इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं फाइंड द पोजीशन, हमें किसकी पोजीशन निकालनी है? एक R वेक्टर की।
विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q, है ना। अगेन मेरे पास क्या दिया हुआ है, P एंड Q एक लाइन जॉइनिंग, मतलब एक सेगमेंट है P एंड Q जिस पर मुझे क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ R वेक्टर। और देखिए फिर मेरे को कहता है P एंड Q के जो पोजीशन वेक्टर्स है ना वो ये एंड ये है रेस्पेक्टिवली, और ये जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। देखिए दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ R वेक्टर। हमें पोजीशन ऑफ R वेक्टर निकालनी है कि R वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है लाइन जो ज्वाइन की जाती है P और Q के द्वारा, और उनके पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, और डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। तो पहले कहता है कि भाई सबसे पहले आप इंटरनल डिवाइड निकालें, तो कोई बात नहीं, इंटरनल डिवीजन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास P है और ये Q है। आपने सबसे पहले डायग्राम जरूर बनाना है जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए हम कर क्या रहे हैं। देखिए ध्यान से, मैं जानता हूं ये मेरा OP वेक्टर होगा और ये मेरा क्या होगा, OQ वेक्टर, और मेरे पास P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है। चेक करो P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस। तो क्या मैं जानता हूं मेरे पास OP वेक्टर क्या है सर, ये तो OP वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस k कैप, और इसी से मैं P पॉइंट भी निकाल सकता हूं। आप जानते हैं क्या होगा P पॉइंट सर, 1 2 एंड -1, 1 2 एंड -1। अदरवाइज अगर आप OP वेक्टर को लिखना चाहो तो क्या होगा, ये 0 0 0, तो 1 -0 1 i कैप, 2 -0 2 i कैप, -1 -0 -1 k कैप। क्लियर है। सेम वे मेरे पास Q पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो OQ वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये होगा। क्लियर हो रही है आपको बात। अब मुझे कहता है कि ना मेरे को R वेक्टर निकालना है, पोजीशन ऑफ R वेक्टर। तो R वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, कैसा, जो इस पूरी सेगमेंट को डिवाइड करता है 2:1 में। तो मुझे ये OR वेक्टर निकालना है। सर इसमें क्या बड़ी बात है, हम निकाल सकते हैं कैसे। OR वेक्टर किसके इक्वल होगा, चलो फॉर्मूले को मैं यहां लिखता हूं, OR वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स OQ वेक्टर प्लस n टाइम्स OP वेक्टर, n टाइम्स OP वेक्टर ओवर m प्लस n, है ना। तो सर 2 टाइम्स दिस, OR वेक्टर क्या होगा, m टाइम्स दिस, तो 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स माइनस i प्लस j प्लस k कैप प्लस n क्या है सर, 1 टाइम्स दिस, तो i प्लस 2j माइनस k कैप डिवाइड बाय m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1। तो OR वेक्टर मेरे पास अल्टीमेटली कितना आएगा, देखिए -2i कैप और प्लस i कैप क्या देगा, -i कैप, 2j कैप और 2j कैप सर 4j कैप, 2k कैप माइनस k कैप, तो आएगा सर प्लस k कैप। और देखिए ये अपॉन में 3 है, मैं हर एक के नीचे 1/3 4/3 और 1/3 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये मेरा क्या होगा, वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। तो अगर इस पर आप लिखना चाहे तो ओवर वेक्टर करके लिख सकते हैं, और अगर ये पूछ ले कि नहीं R पॉइंट पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे R पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट क्या है, -1/3 4/3 एंड 1/3। क्लियर है बात आपको। अगर मैं लिखना चाहूं R पॉइंट R क्या होगा सर, -1/3 4/3 एंड 1/3, है ना। इस R पॉइंट की सहायता से अगर मैं यहां लिख दूं यही सारा पॉइंट, तो मैं इसकी सहायता से क्या निकाल सकता हूं, R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं। क्लियर है बात आपको अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं एक्सटर्नली डिवीजन की। अब फिर से वही बात है, एक मेरे पास सेगमेंट है P एंड Q, और जो R पॉइंट है ना वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ये R पॉइंट है। तो अगर मैं दोबारा से इसी के पोजीशन वेक्टर बनाने लगूं, ये OP होगा, ये OQ होगा और ये OR। मेरे पास OP वेक्टर और OQ वेक्टर गिवन है, चेक करें आप, OQ वेक्टर गिवन है, और ये जो पॉइंट है ना R, इसको डिवाइड करता है। तो डिवाइड कैसे करेगा सर, PR वो है m मतलब 2, है ना, और ये QR वो कितना होगा सर, n मतलब 1। चेक करें आप अच्छे से। क्लियर है बात। तो अब फिर से हम वही करेंगे कि मुझे क्या निकालना है, पॉइंट R। तो हमें तो मालूम है सर फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो OR वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स OQ वेक्टर, m टाइम्स OP वेक्टर, राइट, m टाइम्स दिस और n टाइम्स दिस, यस, माइनस n टाइम्स OP वेक्टर अपॉन m माइनस n। ठीक है। तो OR वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सर OR वेक्टर क्या होगा, m है 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स OQ वेक्टर। OQ वेक्टर कौन सा होगा सर,
ये वाला, है ना। आप यहां भी लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर का मतलब ये, तो माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप प्लस सॉरी माइनस एन, एन इज वन टाइम्स ओपी वेक्टर विच इज ओपी वेक्टर सर हमारे पास ये होगा आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप, है ना। अपोन में क्या आएगा m माइनस एन मतलब 2 माइनस 1, तो ओ आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, सर देखो बस माइनस का ही तो फर्क है और तो कोई फर्क है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइनस 2i और माइनस आई, माइनस 3i कैप 2j और माइनस 2j, देखो 2j और नेगेटिव 2j तो प्लस 0j कैप आएगा, और 2k कैप और प्लस k कैप विल गिव यू 3k कैप, और नीचे क्या आएगा 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पास ओआर वेक्टर ये आएगा। अगर पूछ ले कि नहीं मुझे तो कोऑर्डिनेट बता दो, तो आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, पॉइंट आर कैसा होगा -3 0 एंड 3। क्लियर है, लिख लो। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते, कहते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर। इस बार भी हमें क्या कहता है पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर सर, मिड पॉइंट का, और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। अगेन मेरे पास क्या दिया हुआ है, P और Q 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, P क्या है 2 3 4 और सर Q क्या है मेरे पास 4 1 -2। क्लियर है बात आपको। फिर से मुझे क्या निकालना है सर, पोजीशन वेक्टर, है ना, किसका, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट को मैं अगर R बोल दूं तो सर पोजीशन वेक्टर, अगर मेरे पास पॉइंट P है तो इससे एसोसिएटेड एक पोजीशन वेक्टर जरूर होगा ना सर। मैं इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर लिखता हूं 2 3 एंड 4, है ना, तो मैं इस तरफ की डायरेक्शन, और एक मेरे पास Q पॉइंट है तो इससे एसोसिएटेड भी एक क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। मैं इस जब भी मेरे पास एक पॉइंट देगा तो मैं उससे एसोसिएटेड एक पोजीशन वेक्टर जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर पॉइंट से एसोसिएटेड एक पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो देखिए मैं जानता हूं अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा सर 2i कैप, और सर मेरे को मालूम है टर्मिनल पॉइंट को लिख सकते हैं क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन है, तो 3j कैप प्लस 4k कैप। सेम वे ओ क्यू वेक्टर क्या होगा सर 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप। अब मुझे क्या निकालना है, ओ आर वेक्टर निकालना है, ओ आर वेक्टर ये मेरे को फाइंड करना है, ओ आर वेक्टर। ठीक है, तो मुझे मालूम है ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 की रेशियो में कट करता है, तो इट इज द स्पेशल केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। तो हम क्या करेंगे इसमें, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 टाइम दिस ओ क्यू वेक्टर, या मैं डायरेक्ट लिख दूं ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर अपोन में 1 + 1 2। तो ओ क्यू वेक्टर कितना है सर 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप, प्लस ओपी वेक्टर है सर ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 टाइम्स k कैप डिवाइड बाय 2। तो ये मेरे पास कितना आएगा, ओ आर वेक्टर, फिर से सर ओ आर वेक्टर आएगा 4 और 2 6i कैप प्लस 3 और 1 4j कैप और प्लस 2k कैप डिवाइड बाय 2। तो देयरफॉर ओ आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, सर अगर मैं इंडिविजुअल 6/2 देगा 3i कैप, 4/2 2j कैप और 2/2 सर k कैप। तो मेरे पास जो मेरा मिड पॉइंट वाला वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, है ना, वो इस सेंस का होगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और वो पूछ ले कि भाई आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, तो सर मेरे को मालूम है क्या होंगे 3 2 1, वो किसी भी तरह से पूछ सकता है। क्लियर है, लिख लें आप इसको। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और बेटा जो आने वाले लेक्चर होंगे उनमें हम बात करेंगे कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पर कैसे काम किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।